अध्याय 35 नकली दानव युद्ध 1। क्राउन प्रिंस और फ्लेम के साथ जो कुछ भी हुआ था उसे दरकिनार करते हुए ईसल को एक क्लब में शामिल होना ही था। हालांकि क्लब की सदस्यता वैकल्पिक थी, लेकिन उसके जैसी एक छात्रा के लिए जो अंकों के लिए बेताब थी, ये लगभग एक आवश्यकता थी। मुझे क्या करना चाहिए, उसने सोचा। उसने उन चिंताओं को एक तरफ रखा और आने वाली कक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन मूल्यांकन का समय भी था। आज से हम नकली दानव युद्ध के साथ आगे बढ़ेंगे। ईसेल ने पहले कालकोठरी अभ्यास के माध्यम से स्तर 1-2 के दानवों का सामना किया था, लेकिन नकली युद्ध का लक्ष्य स्तर 3 के मध्यम दानवों का शिकार करना था। कमजोर दानवों की तुलना में उनसे निपटना अधिक कठिन था। सामान्य तौर पर अकेले उनसे निपटना असंभव था, इसलिए उसे दानव की कमजोरी का पता लगाने और अपनी विधि से उसे हराने के लिए एक टीम बनानी पड़ती थी। यही इस प्रशिक्षण का लक्ष्य था। कई शर्तें होंगी। आपको इस क्षेत्र में घूमने और निशाना बनाने के लिए एक मध्यम आकार का दानव चुनने की अनुमति होगी। आपको उससे लड़ने का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त समय भी दिया जाएगा। पहले वर्ष के कैडेटों के सिमुलेशन युद्ध के लिए स्टेला डोम की स्थलाकृति को बदल दिया गया था। उत्तर में एक अग्नि घाटी थी, दक्षिण में बर्फ का सागर था और पश्चिम में एक बंजर रेगिस्तान था, जबकि एक घास वाला दलदल पूर्व को घेरे हुए था। इसलिए कैडेट अपनी वांछित भूभाग का चयन कर सकते थे और एक मध्यम दानव ढूंढ सकते थे जो उनकी लड़ने की शैली से मेल खाता हो। बेशक बहुत कम टीमें वास्तव में सफल होंगी। ये न केवल ईसेल का पहली बार वास्तव में लड़ना था, बल्कि स्तर 3 के मध्यम दानवों से निपटना बहुत कठिन था। प्रदर्शन मूल्यांकन 4 दिनों में है। उस समय आपको बस उन युद्ध कौशल का प्रदर्शन करना है जिनका आपने अभ्यास किया है। कोई प्रश्न? नहीं, छात्रों ने चिल्लाया। लिहानवोल ने अपना सिर हिलाया। अच्छा, 6 लोगों तक की एक टीम बनाएं और अपनी सूची जमा करें। पहले की तरह प्रशिक्षण क्लास ए के सहयोग से किया गया था। अधिकांश छात्रों ने करीबी दोस्तों या समान विशेषताओं वाले लोगों के साथ टीम बनाना शुरू कर दिया। उफ, मुझे टीम प्ले से सच में नफरत है। यह प्रदर्शन मूल्यांकन महत्वपूर्ण था। यदि ईसेल अच्छा स्कोर करने में विफल रही तो उसकी छात्रवृत्ति राशि चली जाएगी, और अगर उसे छात्रवृत्ति नहीं मिली तो उसे अपना समर्थन करने के लिए सप्ताहांत और छुट्टियों पर अंशकालिक काम करना पड़ेगा। जैसे जैसे उसके अध्ययन के घंटे कम होते गए, छात्रवृत्ति की संभावना दूर होती जाएगी और साथ ही जादू में उसकी उपलब्धि भी कम होती जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप भविष्य तेजी से अंधकारमय होता जाएगा। मुझे कड़ी मेहनत करनी है, यही उसने खुद से वादा किया था। धड़ाम। उफ! कई छात्राएं पास से गुजरीं और उनमें से एक ने ईसेल के कंधे पर टक्कर मार दी, जिससे बाकी सब हंस पड़े। तुम रास्ता क्यों रोक रही हो? तुम पूरी जगह को बदबूदार कर रही हो। तुम एक तरफ क्यों नहीं हट जाती? घिनौना, ऐसा लगता है जैसे मेरे कंधे पर एक डार्क जादूगर का खून लगा हो। तुम चुड़ैल। गुस्से से भरकर ईसेल पलटवार करना चाहती थी, लेकिन जल्दी से खुद को रोक लिया। स्टेला में प्रवेश एक चमत्कार था। अगर वह बिना किसी कारण के छात्रों के साथ परेशानी में पड़ गई और उसे अवगुण अंक मिले तो वो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर पाएगी। अगर उसे एक सेमेस्टर के लिए भी छात्रवृत्ति नहीं मिली तो उसकी पढ़ाई खतरे में पड़ जाएगी। अपने सपनों की खातिर उसे इस अपमान को सहना पड़ा। उस विचार पर ईसेल ने अनजाने में होंग बियोन की ओर देखा। एक एडोलेविट शाही के अनुरूप उसके चारों ओर कई छात्र जमा थे। होंग बियोन के पास अपना समूह चुनने का विलास था। तुलना में वो अकेली थी। किसी ने उसके पास आने के बारे में सोचा भी नहीं। मैं भी मूल रूप से। उसने तेजी से अपना सिर हिलाया, अपने दिल को मजबूत किया जो पल पल कमजोर होता जा रहा था। मैं क्या सोच रही हूं? जैसे ही वो निराशा में कांपी, होंग बियोन की नज़र एक क्षण के लिए उस पर पड़ी। उस संक्षिप्त क्षण में वो होंग बियोन की आंखों में भावनाओं का एक भी निशान नहीं खोज पाई। उसने ईसेल को हवा में देखने जैसा नज़रअंदाज कर दिया। संक्षिप्त बातचीत को देखते हुए होंग बियोन के साथ वाली लड़कियों में से एक ने हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाया, राजकुमारी, बाहर कोई अकेला है। अरे मेरे, मुझे उस पर तरस आता है। क्या हमें आगे बढ़कर उसे अपने साथ शामिल होने देना चाहिए? होंग बियोन उनकी बकवास में दिलचस्पी नहीं लेती लग रही थी और बस खाली जगह में घूर रही थी, लेकिन किसी कारण से
ईसेल और भी गुस्सा हो गई। वो पहले ऐसी नहीं थी। होंग बियोन के लिए ईसेल एक प्रतिद्वंद्वी थी। उसने सोचा, एक समय ऐसा था जब मॉर्फ परिवार मजबूत था। उस समय वे एडोलेविट शाही परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे और जादू की दुनिया को जीत लिया था। उन्होंने एक दूसरे पर जांच और संतुलन भी बनाए रखा। हालांकि दोनों पक्षों के पास लगभग समान शक्ति थी, फिर भी सत्ता संघर्ष मजबूत और मजबूत होता गया। ईसेल और होंग बियोन का जन्म उनके संबंधित परिवारों में हुआ था। ग्रैंड ड्यूक मॉफ की बेटी के पास बर्फ विशेषता वाला बच्चा था, जबकि एडोलेविट शाही परिवार के पास अग्नि विशेषता वाला बच्चा था। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में जन्मे बच्चे, शायद भाग्य के एक मोड़ से दोनों परिवारों की बेटियों को स्वर्ग को धता बताने वाली प्रतिभा से नवाजा गया था। ईसेल ने जन्म लेते ही अपने हाथ में एक बर्फ का कांटा पकड़ लिया, जबकि होंग बियोन की उंगलियों ने एक चिंगारी से चमक बिखेरी। यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे केवल प्रतिभा से वर्णित किया जा सके। जन्म के समय ही जादू को प्रकट करने में सक्षम होना, बिना उसे सीखे भी, दुनिया से एक आशीर्वाद था। ये उन्हें उस स्वर्गीय क्षेत्र तक पहुंचने की अनुमति दे सकता था जिस पर सभी जादूगर चढ़ने की आकांक्षा रखते थे। दुनिया में हर किसी ने होंग बियोन और ईसेल पर अपना ध्यान केंद्रित किया और उन्होंने शांति से वास्तविकता को स्वीकार किया। मुझे चुना गया होगा। सबसे अच्छे जादू परिवार में पैदा होने और सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा से नवाजे जाने के कारण ईसेल का मानना था कि वो एक दिन एक महान जादूगर बन जाएगी। जब तक एडोलेविट शाही परिवार ने उसके परिवार को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर दिया, उसने अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच लिया। अभी गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। दुनिया के लोग कहेंगे कि ग्रैंड ड्यूक मॉर्फ गिर गया है। हालांकि ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी जीवित हूं और मॉर्फ रक्तरेखा को जारी रखूंगी। क्योंकि मैं एक आकमेग बनूंगी और मॉर्फ को फिर से पुनर्जीवित करूंगी। हालांकि हाल ही में वो खुद पर सवाल उठा रही थी, क्या मैं सच में ऐसा कर सकती हूं? होंग बियोन पहले से ही उससे बहुत आगे थी। न केवल वो, बल्कि आर्कमेग के गुणों वाले कई प्रतिभाशाली लोग उससे आगे निकल रहे थे। क्या उसके लिए जो सड़कों पर पली बढ़ी, उन लोगों से आगे निकलना संभव होगा जिन्हें एक गहन कुलीन शिक्षा मिली थी? उसे उम्मीद नहीं मिल रही थी। वो क्षण जब उसके दिल में कहीं मौजूद चिंता का बीज अंकुरित होने वाला था। अरे, क्या तुम अकेली हो? पीछे से एक परिचित आवाज ने पुकारा। वो बाइक यूसियोल था। ईसेल ने उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर आह भरी। क्या हो रहा है? चलो टीम बनाते हैं। अधिकतम लोगों की संख्या तय है, लेकिन तुम जानती हो कि न्यूनतम संख्या नहीं है ना? हम दोनों को टीम बनाकर अतिरिक्त अंक प्राप्त करने चाहिए। क्या तुम पागल हो? हम स्तर 3 के मध्यम दानव का सामना कैसे करेंगे? हालांकि उसने ऐसा कहा, ईसेल पहले ही आश्वस्त हो चुकी थी। किसी कारण से अगर ये बाइक यूसियोल है, मुझे सच में लगता है कि हम ये कर सकते हैं। क्या तुम तैयार हो? हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरे पास और विकल्प हैं। ठीक है, हम जैसे बहिष्कृत लोगों को एक साथ रहना चाहिए। मैं एक स्वैच्छिक बाहरी व्यक्ति हूं, ठीक है? मैं तुमसे अलग हूं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उफ, बाइक यूसियोल के बोलने का तरीका कुछ और ही है। उसे लगा कि वह एक बच्चे के साथ व्यवहार करने वाले वयस्क की तरह है। ऐसा लगता था कि उसका शुरुआती मजबूत दृष्टिकोण उसके गौरव की रक्षा करना था, लेकिन तब भी वो बहुत सहज था। वह मुझसे छोटा दिखता है। बाइक यूसियोल का चेहरा काफी छोटा दिखता था, इस हद तक कि अगर वो उसकी स्कूल वर्दी नहीं होती तो उसे एक मिडिल स्कूल का लड़का समझा जा सकता था। उसके नाजुक नैन नक्श उसके कड़े बालों से दब गए थे, जो एकमात्र कारण था कि वो मर्दाना दिखता था। एक बार जब आप अपने पसंद के कैडेट और समूह पर फैसला कर लेते हैं तो मुझे सूची लाएं और इसे पंजीकृत करें। प्रशिक्षक के चिल्लाने पर छात्र उसकी ओर भागे। मैं अभी आता हूं, बाइक यूसियोल ने कहा, कागज का एक टुकड़ा जमा करने के लिए प्रशिक्षक के पास चलते हुए। जैसे ही वो चला गया, ईसेल ने एक आह भरी। फिर से वह उसकी गति से हिल गई थी। वो खाली खड़ी थी और अपने पैरों को घसीट रही थी। तभी उसे अचानक एक नज़र महसूस हुई और उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। अरे, दूर होंग बियोन उसे घूर रही थी। ये एक भ्रम नहीं था। होंग बियोन निश्चित रूप से उसे देख रही थी। क्या है? कुछ क्षण पहले उसने ईसेल पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई थी,
फिर भी वो अब एक आश्चर्यजनक तीव्रता के साथ उसे घूरने लगी। किसी तरह ये काफी बोझिल था, इसलिए ईसेल ने उसकी नज़र से बचा, लेकिन होंग बियोन उसके पास आने लगी। अलौकिक धैर्य के साथ उसने अपने कांपते हुए पैरों को स्थिर रहने के लिए मजबूर किया, फिर अपने होंठ को कसकर काटा और कड़ाई से अपना सिर उठाया। तुम क्या है? होंग बियोन ने बिना कुछ कहे अपना मुंह बंद कर लिया। वो इस तथ्य से लगभग शर्मिंदा लग रही थी कि वो यहां आई थी। क्या वो मुझे जांच में रखने के लिए यहां है? ईसेल के मुंह का कोना ऊपर उठ गया, ये निष्कर्ष निकालते हुए कि उसने सही अनुमान लगाया था। ईसेल और अधिक आत्मविश्वास से भरी और अपनी आवाज उठाई, हाँ, क्या तुम अचानक मुझे दबाने के लिए यहां आई हो? हास्यास्पद। मुझे यकीन है कि तुम चिंतित हो कि तुम किस बकवास पर हो। होंग बियोन की अभिव्यक्ति सिकुड़ गई, जैसे कि वह वास्तव में नाराज थी। गलत मत समझो, खुद को संभालो। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम कहावत जानती हो, सूअर के गले में मोतियों का हार? बेशक, वह पूरी तरह से तुम्हारा वर्णन करता है, अपनी हैसियत से परे मोतियों का हार पहने हुए। जिस क्षण उसने उन शब्दों को सुना, ईसेल का दिल डूब गया। होंग बियोन के यहाँ होने का कारण यह नहीं था कि उसने ईसेल मॉफ से संकट की भावना महसूस की थी। ये विशुद्ध रूप से बाइक यू सियोल को दूर ले जाने की प्रतिक्रिया थी। जब उसे उस तथ्य का एहसास हुआ तो ईसेल पागल हो गई और एक खोखली हंसी निकाली। ये बिल्कुल ऐसा ही था। उस महिला को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ईसेल हमेशा उसे नोटिस करती थी, हालांकि वो ईसेल के अस्तित्व पर जरा भी ध्यान नहीं दे रही थी। मैं समझ गई, ईसेल ने सोचा। होंग बियोन ने ईसेल को और अधिक विचारशील होते देखा तो भौहें सिकोड़ लीं। मैं क्या कह रही हूं? वो यहां आने के लिए पर्याप्त उत्साहित हो गई थी और कुछ ऐसा कह रही थी जो चरित्र से बाहर था। वे एडोलेविट की राजकुमारी के अनुरूप नहीं थे और छोटी और ईर्ष्यालु के रूप में कार्य करना होंग बियोन के विपरीत था। फिर भी वो ताज़ा महसूस हुआ। ईसेल आमतौर पर बहुत ध्यान देने योग्य थी। जैसे होंग बियोन को अग्नि विशेषता से नवाजा गया था, ईसेल का जन्म बर्फ विशेषता के साथ हुआ था। ये विचार कि ईसेल बाइक यू सियोल अकादमी में संभवतः सबसे उत्कृष्ट शूरवीर के साथ टीम बनाएगी, उसके अंदर जलने लगा। किसी तरह उसे लगा कि वो पीछे छूट रही है, इसलिए उसने अनजाने में वार किया। ठीक है, मुझे लगता है कि उसे अब तक ये पता चल जाना चाहिए था। ईसेल को, जिसके चेहरे पर उदास भाव था, छोड़कर होंग बियोन एक सुरुचिपूर्ण चाल के साथ अपनी स्थिति में लौट आई। संकट की एक हल्की भावना ने उसके दिमाग को रंग दिया। एक हास्यास्पद विचार कि ईसेल इस दर पर उससे आगे निकल जाएगी उसके दिमाग में चलता रहा। मैं स्थिर नहीं रह सकती। अपने गुट को संगठित करके वो हाउस मॉफ के हारने वाले को आसानी से कुचल सकती थी, लेकिन उसका अभिमान इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। वो ईसेल मॉफ के खिलाफ समान शर्तों पर और अपने कौशल से जीतना चाहती थी। एक हारने वाले और एक साधारण व्यक्ति का संयोजन। उसने अपने गुट के सदस्यों को याद किया। स्पष्ट रूप से कई सक्षम शूरवीर थे। वे अभी भी होंग बियोन द्वारा चुने जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, हालांकि यह पर्याप्त नहीं था। उस स्तर के शूरवीर भी बाइक यू सियोल, जिसने ईसेल के साथ टीम बनाई थी, को पकड़ नहीं सकते थे। उन्हें कम से कम मा यूसियोंग जैसा होना चाहिए, जिसे सर्वश्रेष्ठ के रूप में स्वीकार किया गया था। तभी समीकरण संतुलित होगा। जैसे ही उसने ऐसा सोचा, उसने संकोच करना बंद कर दिया। अपनी ओर निर्देशित सभी कॉलों को नज़रअंदाज करते हुए होंग बियोन मा यूसियोंग के पास पहुंची, जो नक्शे को देख रहा था। मा यूसियोंग, नमस्कार राजकुमारी, क्या बात है? क्या तुमने एक टीम बनाई है? नहीं, मैं इसे अकेले कर रहा हूं। होंग बियोन उसके शब्दों से थोड़ी हैरान थी, लेकिन उसने शांति से पूछा, तुम मेरे साथ क्यों नहीं जुड़ते? हाँ? मा यूसियोंग ने अपने मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठाया। वह एक स्पष्ट इनकार था, लेकिन अगर वो यहाँ पीछे हटने वाली थी तो वो उससे संपर्क ही नहीं करती। उसने अपनी प्रतिस्पर्धी भावना को भड़काने का फैसला किया। तुम जानती हो कि बाइक यू सियोल और ईसेल ने एक समूह बनाया है ना? समूह में सदस्यों की संख्या जितनी कम होगी, प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही अधिक अंक मिलेंगे, है ना? ऐसा लगता है कि वह सामान्य मध्यम दानवों के बजाय विशेष मध्यम दानवों को निशाना बनाने का इरादा रखती है।
जैसा कि तुम जानते हो, मेरे पास एक मजबूत लड़ने की भावना है, इसलिए मेरा हारने का कोई इरादा नहीं है। मा यूसियोंग शायद स्तर 3 पर एक मध्यम दानव को खुद से हराने में सक्षम होगा और उसे अकेले ऐसा करने के लिए एक बड़ा बोनस मिलेगा। हालांकि क्या होगा अगर बाइक यूसियोल के समूह ने एक विशेष मध्यम दानव को संभाला? सामान्य दानवों के विपरीत विशेष क्षमताओं और विशेषताओं वाले लोगों को विशेष मध्यम दानव कहा जाता था। यदि कोई छात्र एक विशेष मध्यम दानव को हराने में सफल होता है तो उन्हें बहुत सारे अंक मिलेंगे। भले ही वे 2 थे, वे आसानी से मा यूसियोंग से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बेशक होंग बियोन को नहीं पता था कि वे वास्तव में एक विशेष मध्यम दानव को निशाना बनाएंगे या नहीं। यह सिर्फ मा यूसियोंग की लड़ने की भावना को प्रोत्साहित करने का एक साधन था। यह सफल होना चाहिए था क्योंकि मा यूसियोंग ने तुरंत संवेदनशील रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह सही है। मा यूसियोंग ने एक पल के लिए विचार किया, फिर वह मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। ये मज़ेदार होना चाहिए। मैं भी कम से कम एक बार बाइक यूसियोल के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। होंग बियोन उस पर मुस्कुराई और अपने दिल में खुशी से चिल्लाई, इस बार मैं तुम्हें ठीक से हराऊंगी। कहानी जारी रहेगी।